जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपको ऋण पत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरी बताने जा रहे हैं जो आपके पेपर में पूछा जाता है। आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर समझाएंगे बढ़िया से। इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो आपको मिलेगी उसमें जर्नल एंट्री भी रहेगा और सवाल भी रहेगा। याद रखिएगा, चैप्टर आप कौन सा पढ़ रहे हैं? ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्र किसे कहते हैं? ऋण पत्र ऋण लेने व ऋण देने का प्रमाण पत्र है। एक कागज होता है ऋण पत्र, ऋण लेने व ऋण देने का प्रमाण पत्र है, जिसमें ऋण से संबंधित महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। जैसे हमने लोन लिया, हमारा नाम लिखा जाएगा, आपने लिया, आपका नाम लिखा जाएगा, कितने दिन के लिए लिया गया है लोन, दिन लिखा जाएगा, कितना ब्याज की दर होगी उसको लिखा जाएगा। कहने का मतलब लेने वाले का नाम, देने वाले का नाम व पता, ब्याज की दर और कब पैसा वापस किया जाएगा। जिस प्रपत्र में इन सारी बातों का ब्यौरा होता है उसे ऋण पत्र के नाम से जानते हैं। समझिए, ऋण पत्र का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें ऋण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का ब्यौरा होता है, उसे ऋण पत्र के नाम से जानते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आपको समझना है ऋण पत्र के प्रकार। आपको समझना है ऋण पत्र के प्रकार। पेपर में थ्योरी जब 10 नंबर की पूछी जाएगी तो पूछा जा सकता है ऋण पत्र से क्या आशय है, ऋण पत्र की विशेषता बताइए, ऋण पत्र से क्या आशय है, ऋण पत्र के प्रकार बताइए। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है रजिस्टर्ड ऋण पत्र। क्या लिख लेना है? रजिस्टर्ड ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र को पंजीकृत ऋण पत्र के माध्यम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर्ड ऋण पत्र को पंजीकृत ऋण पत्र के नाम से जाना जाता है। ये होता क्या है? रजिस्टर्ड का मतलब होता है जिस व्यक्ति के नाम से, जैसे हमारी कंपनी, हम अपने आप को कंपनी मानते हैं, हमारी कंपनी का नाम है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड। समझिएगा, हमारी कंपनी ने लोन लिया है और कौन सा ऋण पत्र निर्गमित किया है? पंजीकृत ऋण पत्र निर्गमित किया है। जैसे हमारे हर्ष नाम के व्यक्ति से, हर्ष वर्मा नाम के व्यक्ति से हमने लोन लिया है 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया। ठीक है, ठीक है, जो लिया गया है लोन, ठीक है, इनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख लिया जाएगा। जैसे हर्ष के नाम से ऋण पत्र निर्गमित किया गया तो हर्ष का नाम लिख लिया जाएगा, श्याम का नाम लिख लिया जाएगा, राम का नाम लिख लिया जाएगा, जिसके नाम से। तो अगर रजिस्टर्ड ऋण पत्र है तो जिस व्यक्ति के नाम से निर्गमित किया गया है वही व्यक्ति कंपनी में जब आएगा ब्याज लेने तो उसी व्यक्ति को ब्याज दिया जाएगा। जैसे हर्ष ने ऋण पत्र लिया रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत ऋण पत्र, हर्ष आएंगे तो हर्ष को क्या दिया जाएगा? पैसा वापस किया जाएगा। अगर कहें अपने भैया को भेज दें, अपने भौजी को भेज दें, ठीक है, अपने घर वालों को भेज दें तो उनको नहीं दिया जाएगा।
ब्याज भी, यानी कि हर्ष नाम के व्यक्ति को ब्याज लेने के लिए 6 महीना में एक बार, साल भर में 2 बार ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है। तो अगर हर्ष वर्मा नाम के व्यक्ति ने ऋण पत्र लिया है तो इन्हीं को ही क्या दिया जाएगा, ब्याज भी दिया जाएगा, मूलधन लौटाया जाएगा, इन्हीं को ही, दूसरे को नहीं दिया जाएगा जिस व्यक्ति का नाम लिया गया। इसे कहते हैं रजिस्टर्ड ऋण पत्र। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा टॉपिक आप समझ गए होंगे। भैया जे के नाम है वही लेकर आएगा, उसी को पैसा दिया जाएगा, साल भर में 2 बार ब्याज मिलता है। दूसरा होता है वाहक ऋण पत्र। वियरर, अंग्रेजी में बोला जाता है वियरर ऋण पत्र। ध्यान दीजिए, इसको यह हस्तांतरणीय होता है। जैसे मान लीजिए इन्हीं हर्ष ने अगर वाहक ऋण पत्र लिया हो, इन्हीं हर्ष ने अगर वाहक ऋण पत्र लिया हो तो इनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, अपने भाभी को भेज देंगे, अपने भैया को भेज देंगे, अपने रिश्तेदार को भेज देंगे, मित्र को भेज देंगे। बैंक की खिड़की के सामने, यानी कि कंपनी की बैंक जो होती है तो उनको ही ब्याज दे दिया जाएगा। उनको अगर पैसा वापस करने की बात आएगी तो उनको ही दे दिया जाएगा। वाहक का मतलब होता है, वाहक चेक का मतलब आप पढ़े होंगे, चेक, वाहक चेक होता है। वाहक का मतलब जो बैंक की खिड़की के सामने आएगा उसी को निर्धारित तिथि के दिन प्रमाण पत्र दिखाएगा, उसको ब्याज दे दिया जाएगा और उसको क्या दे दिया जाएगा, अगर मूलधन की बात होगी तो मूलधन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगा होता है, याद रखिएगा, इसमें मुद्रांक, इसमें हस्तांतरण शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। हर्ष, इसमें हर्ष का आना जरूरी है, इसमें हर्ष का आना जरूरी नहीं है, यानी कि XYZ किसी व्यक्ति का आना जरूरी नहीं है, हस्तांतरणीय होता है। ठीक है, समझ में आया। अगला है तीसरा सुरक्षित ऋण पत्र। ध्यान दीजिएगा, सिक्योर्ड डिबेंचर, सुरक्षित ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस पर कंपनी, जैसे हमको लोन लेना हो, हर्ष लोन देंगे हमको 100, 1000, 2000, तो इनको हम ये वचन दे दें कि अगर हम लोन नहीं दे पाएंगे तो आप हमारी कंपनी की फर्नीचर ले लीजिएगा, आप हमारी बिल्डिंग ले लीजिएगा, आप हमारा घर ले लीजिएगा। सुरक्षित का मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड, जिसके लिए कोई ना कोई संपत्ति एक तरह से गिरवी मान करके रख दी जाती है, लेकिन संपत्ति हमारे पास ही रहेगी। अगर हम ऋण का भुगतान नहीं कर पाएंगे तो इसे क्या बोला जाता है, बंधक सहित ऋण पत्र बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझिएगा, मान लीजिए हमारी मोटरसाइकिल पर इन्होंने लोन लिया, लोन हमको दे दिया, अगर आप नहीं, हमने कहा नहीं दे पाएंगे तो आप हमारी मोटरसाइकिल ले लीजिएगा। इतनी कहानी समाप्त होती है। सुरक्षित का मतलब समझ गए, जो किसी संपत्ति को बंधक के रूप में, वो बंधक होती है, गिरवी होती है। आप लोन लेने जाइए, आपके मकान का कागज़ ले लेंगे, आपके घर का कागज़ ले लेंगे, आपके खेत का कागज़ ले लेंगे, आपकी ज़मीन है उसका कागज़ ले लेंगे बैंक वाले, उस पर जो लोन लेते हैं उसे सुरक्षित लोन कहते हैं। अलग अलग पेपर में 2-2 नंबर का पूछा जा सकता है। असुरक्षित ऋण पत्र, असुरक्षित ऋण पत्र किसे कहते हैं, ऐसा ऋण पत्र जिस पर कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है, जिसे नग्न ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। नग्न का मतलब होता है इसमें कोई भी संपत्ति बंधक के रूप में नहीं रखी जाती है। इसे साधारण ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, साधारण ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। सुरक्षित में संपत्ति बंधक के रूप में रखी जाएगी, असुरक्षित में कोई बंधक के रूप में संपत्ति नहीं रखी जाएगी। 5वां नंबर आपको बताना चाहते हैं शोध्य ऋण पत्र। ध्यान दीजिएगा, शोध्य, शोध्य का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, पेपर में यह शब्द आपको जरूर मिलेगा, शोध्य शोधन ऋण पत्र।
ऐसा ऋण पत्र जिनका शोधन निर्धारित अवधि के बाद कर दिया जाएगा उसे शोध ऋण पत्र कहते हैं। समझिए भाई, 5 साल के लिए लोन लिया है, 7 साल के लिए लिया है, 7 साल बाद पैसा वापस कर दिया जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा? शोध रिडीमेबल ऋण पत्र कहा जाता है। अगला आपको बताना चाहते हैं 6 नंबर, अगला इसी का भाई होता है अशोध्य ऋण पत्र। ऐसा ऋण पत्र जो केवल कंपनी के समापन पर होता है, कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, जब कंपनी समाप्त होने लगेगी तब जिनका पैसा वापस किया जाएगा। शोध का मतलब क्या होता है? शोध का मतलब वापस। कंपनी क्या करेगी? शोध ऋण पत्र उसे कहेंगे जो कंपनी निश्चित अवधि में पैसा भुगतान कर दे। हमने लोन लिया, हमारी कंपनी ने लोन लिया हर्ष वर्मा से, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जितना दिन के लिए लिया है उतना दिन हम इनको ब्याज देंगे, उसके बाद इनका पैसा वापस कर देंगे, हमारा दायित्व तो कम हो जाएगा। अशोध्य क्या होता है? जब कंपनी समाप्त होती है, यानी कि कंपनी चलती रहती है तब कंपनी नहीं पैसा वापस करती। कब वापस करती है? कंपनी के समापन पर वापस करती है। शोध्य मतलब होता है वापस करना। अगला होता है परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय। 7 नंबर लिखिए, परिवर्तनीय व अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय व अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय का मतलब होता है, सॉरी 7वें में मैंने एक ही लिख लिया, परिवर्तन अलग होता है, अपरिवर्तन अलग होता है। समझिएगा, परिवर्तनीय ऋण पत्र किसे कहते हैं? परिवर्तनीय ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जैसे किसी व्यक्ति ने वो अपना बदल ले ऋण पत्र। समझिएगा, परिवर्तनीय ऋण पत्र जिसे अंशों में बदला जा सके उसे बोला जाता है परिवर्तनीय ऋण पत्र। समझिएगा, ऐसा ऋण पत्र कंपनी में 2 प्रकार से कंपनी पूंजी प्राप्त करती है। परिवर्तनीय ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जिसे कंपनी बदल ले, एक निश्चित समय में कहाँ बदल ले? अंशों में बदल ले, उसे परिवर्तनीय ऋण पत्र के नाम से जाना जाता है। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र किसे कहते हैं? जिसे नहीं बदला जा सके, कंपनी जो लिए हो वही लिए रहो, उसे अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहेंगे। जानकारी के लिए आपको बताना चाहते हैं, ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अंशों का ऋण पत्रों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। समझना है, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, समझिएगा। अगला लिखिए, कूपन दर सहित ऋण पत्र। ध्यान दीजिएगा, 9वां नंबर, कूपन दर सहित ऋण पत्र। कूपन दर सहित ऋण पत्र क्या होता है? ऐसा ऋण पत्र जिस पर ब्याज की दर निश्चित हो। ब्याज की दर निश्चित हो, जैसे 12% है, 14% है, 8% है, 10%, इसे कूपन दर ऋण पत्र कहते हैं। जब पे ब्याज दर क्या होती है? निश्चित होती है। अगला कहते हैं कूपन दर रहित ऋण पत्र, इसको सहित 10वां, कूपन दर रहित ऋण पत्र। कूपन दर रहित ऋण पत्र किसे कहते हैं? रहित का मतलब ब्याज की दर अनिश्चित हो। अनिश्चित का मतलब जिस पर कोई फिक्स ब्याज की दर ना हो, उसे शून्य कूपन दर ऋण पत्र के नाम से जाना जाता है। कूपन दर सहित, कूपन दर रहित। कूपन दर सहित में ब्याज की दर पहले से फिक्स होगी और रहित में ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ऋण पत्रों के निर्गमन का उद्देश्य। हेडिंग डाल लीजिएगा भाई, कंपनी ऋण पत्र निर्गमित करेगी
ऋण पत्रों के निर्गमन का उद्देश्य क्या होगा। ऋण पत्रों के निर्गमन के उद्देश्य में आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले नई परियोजना की स्थापना के लिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी कंपनी अंशों के माध्यम से केवल उतना पैसा प्राप्त कर सकती है जितना रजिस्टर हो, रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर हो, कंपनी अधिनियम में रजिस्टर हो, केवल उतना पैसा प्राप्त कर सकती है। अतिरिक्त पैसा प्राप्त करने के लिए कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करेगी। ऋण पत्रों के माध्यम से भारी से भारी मात्रा में पूंजी इकट्ठा हो जाएगी। कब निर्गमन करती है, उसका उद्देश्य क्या होता है। पहला, नई परियोजना, नए प्लांट के स्थापना के लिए, नई कोई योजना को चालू करने के लिए। ठीक है। अगला, दूसरा, वर्तमान लोन कह लेगी कंपनी, याद रखिएगा, वर्तमान परियोजना के विस्तार के लिए। वर्तमान परियोजना जो है उसमें बढ़ा चढ़ा करके जैसे बढ़ाना हो, नया डेवलपमेंट करना हो। तीसरा नंबर, संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए। जो संयंत्र होता है, संयंत्र का मतलब जो मशीनें लगी होती हैं, जो प्लांट्स लगे होते हैं, नई नई मशीनें आती हैं, आधुनिकीकरण में नई नई मशीनें आएंगी, नया नया सिस्टम लगेगा। चौथा नंबर आपको ध्यान देना है, कंपनियों के विलय के लिए। कंपनी के विलय का मतलब विलय का मतलब कंपनियों को जब इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे कंपनियों का विलय कहा जाता है ना। विलय, एक कंपनी को दूसरी कंपनी में समाहित कर लिया जाए। ठीक है। पांचवा नंबर कह रहा है, कार्यशील पूंजी में दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने के लिए। कार्यशील पूंजी में दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने के लिए। कार्यशील पूंजी का मतलब ना, कार्यशील पूंजी का मतलब, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इतनी सब व्यवस्था करने के लिए कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। इसे अपनी कॉपी में सबसे पहले आप लिख लीजिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन कैसे करती है। जिस प्रकार कंपनी अंशों का ऋण निर्गमन प्रविवरण निर्गमित करके प्रॉस्पेक्टस इशू करके करती है, उसी प्रकार कंपनी प्रविवरण का निर्गमन करके ऋण पत्रों का भी निर्गमन करती है। ध्यान दीजिएगा, जो ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है, इकट्ठा भी किया जा सकता है और किस्तों में भी किया जा सकता है। सबसे पहली बात होगी ऋण पत्रों का जो निर्गमन किया जाएगा, किस्तों में भी किया जा सकता है और किस्तों में भी किया जा सकता है और एक मुश्त भी किया जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कंपनी किस्तों में करती है, तब क्या होगा, एक मुश्त कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। तो कंपनी कैसे करेगी, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। एक मुश्त का मतलब इकट्ठा। आवेदन
के साथ एक मुश्त राशि प्राप्त करने पर। आवेदन के साथ जब एक मुश्त राशि प्राप्त होती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक स्टूडेंट बैठा है, वो कह रहा है शेयर कहाँ होगा, उसकी बात में दम है, तो उसकी बात में हम जब दम है तो यहाँ पर डिवेंचर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिवेंचर लिख देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर में भी यही होगा, अगर शेयर वाला चैप्टर है तो शेयर में भी यही होगा, इसको ध्यान दीजिएगा हमारे साथ में। अब क्या होगा, पूंजी खाते में ट्रांसफ़र किया जाता था शेयर वाले चैप्टर में, अब क्या किया जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट में आप इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें कुछ नहीं किया जाएगा। एक मुश्त प्राप्त करेंगे तो ए जर्नल एंट्री होगी। सवाल को एकदम बारीकी से एक एक सवाल को हम कंप्लीट कराएंगे, स्टूडेंट ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट को सूचित करते हैं कि अब किस्तों में जब कंपनी निर्गमन करेगी तब क्या होगा। जैसे हम लोग अंशों का निर्गमन पढ़े, अंशों के निर्गमन में सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर, वो अलग चीज़ है, उसको आगे हम क्वेश्चन में समझा देंगे। किस्तों में आवेदन होता है, आवंटन होता है, प्रथम याचना होती है, द्वितीय और अंतिम याचना होती है। किस्तों में जब निर्गमित किया जाता है तब तो सबसे पहले आप जैसे आवेदन समझिएगा, जैसे आपने पीछे पढ़ा है वही यहाँ भी होगा। जैसे जहाँ जहाँ शेयर था वहीं वहीं डिवेंचर जुड़ जाएगा। अपनी कॉपी में लिखिए, आवेदन की राशि प्राप्त करने पर। आवेदन की राशि जब प्राप्त की जाती है तो लिखा जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लिखते हैं ना। लेकिन चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, हंसिए मत, हंसने वाले चले गए, ठीक है। तो जहाँ शेयर लिखा करते थे वहीं पर आपका डिवेंचर लिख दिया जाएगा, ठीक है बच्चा। जहाँ शेयर लिखते थे वहाँ डिवेंचर लिख देंगे, देखो रेड कलर से चला दिया मैंने। दूसरी एंट्री होती है आवेदन की राशि ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित करने पर। आवेदन की राशि ऋणपत्र खाते में हस्तांतरण करने पर। जब आवेदन की राशि को ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित किया जाता है तो आपको लिखना है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। आपको जानकारी के लिए बता दें, जब आवेदन पर ही प्रीमियम रहेगा, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर रहेगा तो ठीक है, सिक्योरिटीज़, यहाँ पूरा पैसा लिखा जाएगा, यहाँ अलग कर दिया जाएगा। प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखा करते हैं। अब आगे आपको बताना चाहते हैं, तीसरी एंट्री होती है आवंटन की राशि देय होने पर। आवंटन की राशि देय होने पर, ठीक है, ड्यू करने पर। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे वैसे नियम बदलता जाएगा। सिंपल सिंपल लिख लो बस। आवंटन की राशि देय होने पर लिखना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो होता है, जब पीछे शेयर पढ़ा है तो शेयर का भूत यहाँ उतरेगा नहीं, अभी थोड़ा एक आध दो तक डिवेंचर लिखा जाएगा शेयर के स्थान पे। इससे आपको भी जानकारी हो जाएगी कि हाँ डिवेंचर लिखा जाएगा। कहाँ कहाँ डिवेंचर लिखा जाएगा, सब कुछ तो वही लिखा गया, कैपिटल नहीं होगा, डिवेंचर अकाउंट होगा। ठीक है, जो चीज़ मस्तिष्क में बैठ जाती है, ठीक है, आवंटन की राशि प्राप्त करने पर, ऐसे इसको लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आपको ध्यान देना है, प्रथम एवं अंतिम याचना, 5वां नंबर, प्रथम एवं अंतिम याचना मांगने पर, देय होने पर, प्रथम एवं अंतिम याचना देय होने पर लिखा जाएगा डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। 6ठा नंबर आपको ध्यान देना है, प्रथम एवं अंतिम याचना प्राप्त करने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इतना एंट्री, 4 एंट्री याद होनी चाहिए। जहाँ अलॉटमेंट है यहाँ पर, वहीं पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके पहले आपको इतना तैयार करना है, जब पूरा चैप्टर बढ़िया से तैयार करवाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ध्यान दीजिए, मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए अलॉटमेंट पे प्रीमियम रहेगा, तो यहाँ प्रीमियम रहता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहाँ पर रहता है। याद रखिएगा हमारी बात को। एक एंट्री आपको कभी कभी मिल सकती है, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस, ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय। जब डिवेंचर इशू किया जाता है तो उसको निर्गमन करने पर कुछ खर्चा भी करना पड़ता है। लिखना है डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि हम क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है आगे।